what we need to do in this class is basically we need to talk about strength of welded joints. ठीक है, और उसके लिए हम पर कुछ डिजाइन गाइडलाइंस हैं, वो डिजाइन गाइडलाइंस की हेल्प से ये समझना है कि if we have a welded joint, whether it is safe or not, that's a basic question which need to answer. सही, और उसके लिए जो मेथड्स इसमें प्रपोज किए हैं वो बहुत डायरेक्ट, बहुत सिंपल मेथड्स हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स विल बी एबल टू जस्ट यूज अ डिजाइन चार्ट और बहुत सिंपल कैलकुलेशन से विल बी एबल टू प्रेडिक्ट वेदर द सिस्टम इज फेलिंग और नॉट. ठीक है, तो लेट्स सी. हमारे पास जब भी कोई वेल्डेड जॉइंट बनता है उसमें दो बेसिक मटेरियल्स हैं. आपके पास एक पेरेंट मटेरियल है जो कि पार्ट्स जोड़ है, और उसके साथ में वेल्ड जहां पे हो रहा है उधर कोई इलेक्ट्रोड का मटेरियल. तो फेलियर जो है ना आपके पेरेंट मटेरियल में भी हो सकता है और फेलियर आपके पास वेल्ड के अंदर भी हो सकता है. तो वी नीड टू कंसीडर बोथ ऑफ देम एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम. हमें दोनों को देखना पड़ता है. वेल्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत सारे पैरामीटर्स का फंक्शन होती है. यू अंडरस्टैंड, वेल्ड की बात कर रहे हैं, वो जो एक्चुअली इलेक्ट्रोड जिस जगह पे डिपॉजिट हो रहा है ना, दैट इज द वेल्ड. अब वेल्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस पैरामीटर्स एज वेल एज द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. अब प्रोसेस पैरामीटर्स वाली चीज है दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स. वी आर मेनली कंसर्न्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ मटेरियल्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड बाउंड्री कंडीशंस ऑन दिस, ऑन द फेलियर ऑफ दिस. ठीक है, जो प्रोसेस पैरामीटर्स वाली चीज है दैट विल कम अप व्हेन यू स्टडी मैन्युफैक्चरिंग कोर्स. सही. एक और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हमारे पास जो वेल्डेड जॉइंट होता है उसको हम डिजाइन नॉर्मली बहुत ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेथड यूज करके नहीं कर रहे होते. हम लोग के पास डिजाइन कोड्स और गाइडलाइंस हैं, उनको यूज करते हुए कर रहे होते. तो अगली कुछ हमारे पास स्लाइड्स के अंदर कुछ चार्ट्स आएंगे, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस से रिलेटेड होंगे, और फिर कुछ एक्चुअल डिजाइन से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो वी नीड टू एक्चुअली सी दीज डिजाइन चार्ट्स, or using the design charts we can actually do a numerical और उससे चेक करते हैं कि whether this approach is easy or not. सही. तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है that is related to the electrode material itself. ठीक है, इलेक्ट्रोड मटेरियल की बात करनी. तो इलेक्ट्रोड मटेरियल जो होता है जाहिर है एक मेटालिक मटेरियल है जो कि आप डिपॉजिट कर रहे हैं वेल्ड ज्योमेट्री के बीच में. इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ हो. So what has been done is that the American Welding Society has prepared some specifications for the minimum strength of certain type of electrodes. So उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि electrode numbers उन्होंने specify कर दिए, उसमें the initial 2 or 3 digits are important to us. सही. For example, E60, E70, E80, E90 has a certain meaning. E is for the electrode, and 60, 70, 80, 90 is actually the minimum tensile strength of this electrode. सही है. अप्रोक्सीमेट हो जाती है, कई दफा 62 की जगह पे उन्होंने 60 लिखी. इसी के अगेंस्ट 60 तो डायरेक्टली नाम में, 70 नाम में आ गया. बट फॉर द सेम थिंग यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल. सही है. इसी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ भी इधर नजर आ रही है, तो वी कैन ऑल्सो यूज दैट व्हेन वी नीड इट. ठीक है, तो अब कौन सी यूज करनी है, कहाँ पे यूज करनी है, वी डोंट नो दिस, ये हमें चेक करना पड़ेगा. सही. बट वी कैन एक्चुअली सी कि हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ इन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की अवेलेबल है. तो एक ये सिर्फ डाटा है, डाटा को यूज कैसे करना है वी डोंट नो, बट हमें ये पता चल गया कि कुछ इलेक्ट्रोड नंबर्स होते हैं, उन इलेक्ट्रोड नंबर से वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड मटेरियल. बस ये काम है स्लाइड. आगे आ जाए. इसके बाद वी हैव actually we are starting to get into this design thing. ठीक है, अब we have different types of welds. Welds जो होते हैं ना that is actually कि आप बट वेल्डिंग कर रहे हैं, यानी ग्रूव बना के आप दो पार्ट्स को साथ में रख रहे हैं, या फिर आप फिलेट वेल्डिंग कर रहे हैं, आप किस टाइप की वेल्डिंग कर रहे हैं. Based on that and based on the type of the loading, what design codes have given us is they have given us कि अगर मुझे वेल्ड की यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से पता है और उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी पता है, तो वी कैन एक्चुअली यूज दिस टू फाइंड आउट कि उसकी परमिसिबल स्ट्रेस की क्या वैल्यू होती है. फॉर एग्जांपल अगर फिलेट वेल्डर जो कि शेयर में जा रहा है, तो फॉर एनी इलेक्ट्रोड, लेट्स से E60 की बात करें,
E60 की स्ट्रेंथ होती है 62, यील्ड स्ट्रेंथ होती है 50. फॉर अ फिलेट वेल्ड इन shear the permissible stress is 0.3 times the ultimate strength. तो 62 multiplied by 0.3 gives me 18.6 kilo psi. सही, तो ये इट इज दैट सिंपल. तो मुझे यहाँ से एक परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आ जाएगी फॉर अवर वेल्ड मटेरियल. सही. इन एडिशन हम सेम चार्ट को यूज कर सकते हैं टू एक्चुअली see the permissible stresses in the base materials as well. जो भी हमारे बेस मेटल्स हैं, जो कि पार्ट्स हैं, उनके अंदर कितना स्ट्रेस होगा, that can also be found out using the same table. तो वेल्ड के अंदर you have to see कि किस टाइप का वेल्ड हो रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप परमिसिबल स्ट्रेस निकाल सकते हैं. लेकिन अगर आप बेस प्लेट की बात कर रहे हैं, बेस प्लेट में किसी जगह पे अगर शेयर हो रहा है तो वी कैन यूज द शेयर फॉर्मूला फॉर द बेस प्लेट, और अगर कहीं पे टेंशन भी हो रही है तो वी कैन यूज द टेंशन फॉर्मूला फॉर द बेस प्लेट. ठीक है. तो बेस मटेरियल्स के लिए वी कैन आल्सो यूज द सेम टेबल डिपेंडिंग किस टाइप की लोडिंग है, उसके अगेंस्ट वी कैन फाइंड आउट कि कितना परमिसिबल स्ट्रेस होगा. अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं की. व्हेन वी डू अ न्यूमेरिकल दिस विल बिकम मोर क्लियर, बट यू जस्ट नीड टू सी कि फॉर एग्जांपल शेयर के अंदर वेल्ड मेटल की जो स्ट्रेंथ है दैट इज 0.3 टाइम्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, but there is a note here and the note here reads that the shear stress on the base metal should not exceed 0.4 times the yield strength of the base metal. तो आपका जो भी base metal होगा उसकी yield strength निकालें, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें. That is the permissible stress in the base metal. बस इतनी सिंपल सी चीज है कि आपने टेबल को यूज करके we have found out what is the permissible stresses. अब इन दोनों को यूज करते हुए इससे इसका रिलेशनशिप है, और इस टेबल को यूज करते हुए वी हैव वन टेबल विच कैन एक्चुअली बी यूज्ड टू डिजाइन वेल्ड्स. अब इस टेबल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो लेट्स सी. सबसे पहली रो में उन्होंने हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपके पास वेल्ड मेटल का स्ट्रेंथ कितनी है. दिस इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोड नंबर. तो इलेक्ट्रोड नंबर EXX जो होता था, इसमें XX वाज द एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो E60 मींस 60 किलो psi टेंसाइल स्ट्रेंथ. E80 मींस 80 किलो psi टेंसाइल स्ट्रेंथ. सही है ना. स्ट्रेंथ यहां से आ गई. पिछली स्लाइड में मैं बोल रहे हैं कि फिलेट वेल्ड के लिए अलाउबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेंथ इज एक्चुअली 0.3 टाइम्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो अगर मैं इस स्ट्रेंथ को 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई एम गोइंग टू गेट द परमिसिबल या अलाउबल शियर स्ट्रेस. तो सिर्फ इन नंबर्स को मैंने 0.3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आई एम गेटिंग द परमिसिबल स्ट्रेसेस. तो ये जो चार्ट है इट इज एक्चुअली यूजिंग द डाटा फ्रॉम द प्रीवियस टू चार्ट्स. सही है ना. इलेक्ट्रोड की स्ट्रेंथ भी आ रही है और परमिसिबल स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं. अब इन रियलिटी होता क्या है, तो अगर आपके पास दो मटेरियल्स हैं, तो लेट्स से आई हैव अ प्लेट हियर, ठीक है, ये एक और प्लेट है, उसके साथ में वेल्ड करना है मुझे. तो आई हैव अनदर प्लेट हियर एंड आई नीड टू वेल्ड दीज टू थिंग्स टुगेदर. तो व्हाट डू आई डू. मुझे वेल्डिंग किधर करनी पड़ेगी. मुझे वेल्डिंग करनी पड़ेगी जहां पे ये दोनों पार्ट्स मर्ज हो रहे हैं. तो आई विल डू द वेल्डिंग हियर सम. सही ना. आई विल वेल्ड दिस थिंग. सही है. सेम काम मैं नीचे भी करूंगा. सही है. दोनों तरफ वेल्डिंग करेंगे. वी नीड टू सी कि अगर मैं यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहा हूं, whether this force is going to be safe or not. तो हमें अभी तक पता क्या था. हमें पता था कि हमारे पास वेल्ड का जो इलेक्ट्रोड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. तो इस रेड वाले मटेरियल की स्ट्रेंथ इज फॉर एग्जांपल E70 केस में 70 किलो psi इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ. सही है. और परमिसिबल स्ट्रेस इसमें 0.3 टाइम्स 70 कम्स आउट टू बी 21. तो वेल्ड मटेरियल के अंदर जो आपके पास परमिटेड या परमिसिबल या अलाउबल शेयर स्ट्रेस है दैट इज 21 किलो psi. वी कैन कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ फोर्स. हमने ये वाला जो केस है ना, दिस केस वी हैव एक्चुअली स्टडीड दिस केस. लेट जस्ट गो बैक एंड शो यू व्हाट दिस केस वाज. हमने एक केस पढ़ा था
दिस इज द केस, ये सेम केस है जो भी हम शो कर रहे हैं। इस केस के अंदर द shear stress was, ये वाला फॉर्मूला ले ले, ये ले ले, एक ही बात है, तो F डिवाइड बाय 0.707 HL, सही हो गया। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड लेट्स गो बैक टू द स्लाइड दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। तो जो हमारे पास shear stress था, that was the force divided by 0.707 H times L। अगर मुझे अपना परमिसिबल स्ट्रेस पता है, ठीक है, तो आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि मैं कितनी लोड बेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड आउट F which comes out to be my allowable stress multiplied by 0.707 multiplied by H multiplied by L, सही। बुक के अंदर what they have given us, they are saying allowable unit force on the fillet wedge, यानी ये force पर यूनिट लेंथ निकाल लें, तो जस्ट रिमेंबर द यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो what we can do is we can remove this L from here and we can put it here। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, बाय द वे इसमें L क्या चीज है, L is the total length of the weld, दोनों L है, तो जो टोटल लेंथ आ रही है दैट इज 2 times L1। हम यहाँ पे जो इस वाली जगह पे जो हम लिख रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू राइट इज कि आपके पास अगर मैं इसको, दिस इज इन इंचेस, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 1 इंच की वेल्ड की टोटल लेंथ ले लेता हूं तो मैं कितनी फोर्स बेयर कर सकता हूं, तो दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड, सही है। इसको याद रखिएगा, एक ही बात हो रही है। ये जो यहाँ पे इंचेस आ रहा है, दिस इज फॉर द लेंथ ऑफ द वेल्ड, नॉट द बेस हाइट। जो ट्राइंगल बनता है इसकी हाइट होती थी, दिस वाज द साइज ऑफ द वेल्ड, इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है लेंथ। तो जो भी आपके पास लेंथ है वेल्ड की, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी फोर्स बेयर कर सकते हैं। तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव सिंपली सेट के आपके पास पर यूनिट लेंथ कितनी फोर्स बेयर हो सकती है, दैट फॉर्मूला इज एक्चुअली रिटन हियर। तो दिस इज द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला जो हमने अभी बात की थी, स्मॉल f is equals to capital F divided by L। इसको सही से लिखते हैं, सही है ना। आपके पास किसी भी साइज का वेल्ड हो, यानी वेल्ड का साइज कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेल्ड का साइज डिफाइन करते हैं हम H के साथ। तो अगर मेरे पास 3/4 इंचेस H का वेल्ड है, उसमें मेरे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए डिफरेंट अलाउबल फोर्सेस पर यूनिट लेंथ है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको कैसे इंटरप्रेट करूंगा, अगर मेरे पास E60 का इलेक्ट्रोड है और मेरे पास 3/4 इंचेस का साइज है वेल्ड का, तो मैं पर यूनिट लेंथ ऑफ द वेल्ड 9.5 mm की फोर्स बेयर कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से दिस थिंग was 3 inches, so L becomes 6 inches। From here, per unit length, it is 9.55. So 9.55 multiplied by 6. तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरी जो अलाउबल फोर्स है, that's 9.55 multiplied by 2 times 3, दोनों साइड की वेट की बात हो रही है, that gives me 57.3 kilopounds of force। This is the amount of force that I can safely handle in this weld। इस चीज को हम एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे F इक्वल्स टू 25 किलो पाउंड की फोर्स बेयर करनी है, तो मुझे टोटल वेल्ड कितना लंबा करना चाहिए दोनों साइड पर मिला के। तो आई कैन यूज द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला फॉर दैट। तो आई कैन सी कि मेरे पास अलाउबल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था, दैट वाज F डिवाइडेड बाय, या फिर shear स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था 0.707 HL। तो
L comes out to be F divided by 0.707 tau allowable into H. काफी एंड पे चला गया, बट दिस थिंग इज एक्चुअली H. सही है. टाउ अलाउबल किधर से आ रहा है? टाउ अलाउबल इज ऑलरेडी गिवन हियर. सही. इसी चीज को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि मेरे फोर्स पता है, मेरे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ भी पता है, उससे मैं निकाल सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरा 25, ये वाली जो चीज है दिस इज स्मॉल एफ, राइट. तो वो मैंने यहाँ पे लिखा. मेरे पास अलाउबल फोर्स जो एक्चुअल फोर्स है 25. मेरे पास जो अलाउड फोर्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज 9.55. मैं सेम केस की बात कर रहा हूँ. तो मुझे जो टोटल लेंथ चाहिए दैट्स 25 डिवाइडेड बाय 9.55 कम्स आउट टू बी 2.62 इंचेस. सही है. 2.62 इंचेस की अगर टोटल लेंथ होगी तो मैं सेफ रीजन में आ जाऊंगा. एक साइड पे अगर मुझे वेल्ड की साइज निकालना है तो दैट इज 1.31 इंचेस. सही है. एक मिनट बेटा. जस्ट गिव मी 1 मिनट बेटा, एक चीज मुझे यहाँ पे देखनी जरूरी है. जी बेटा. तो बेसिकली हमने अभी ये बात की कि अगर मुझे अपनी फोर्स पता है तो आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड फाइंड आउट मुझे एक साइड पे कितनी वेल्डिंग करनी है. तो दैट कम्स आउट टू बी 1.31 इंचेस. सही. इसको आप राउंड अप कर दे 1.35 1.4 इंचेस पे इफ यू वांट, बिकॉज 1.31 को प्रिसाइज रखना पॉसिबल नहीं है. एंड वी कैन फाइंड आउट मुझे मिनिमम कितनी वेल्डिंग करनी पड़ेगी टू बी सेफ, टू बी इन द परमिसिबल स्ट्रेस रीजन. ठीक है. तो बहुत डायरेक्ट काम है. इट्स नॉट डिफिकल्ट. बहुत सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस की मदद से वी कैन फाइंड आउट कि मुझे कितनी लेंथ पे वेल्डिंग करनी पड़ेगी. या फिर मुझे ये चेक करना में आसानी है कि मैं ये चेक कर लूँ कि मैंने अगर एक सर्टेन जगह पे वेल्डिंग की हुई है वेदर दैट वेल्डिंग इज सेफ, जो अलाउबल स्ट्रेस में आने के लिए मैंने जितनी वेल्डिंग की हुई है वेदर दैट कम्स इन द अलाउबल रीजन ऑफ स्ट्रेस और नॉट. सही. तो इस चीज में अगर कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लो, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड. राइट. तो इसी टेबल की कंटिन्यूएशन है 9-6 की. तो हमने जो टेबल देखा था दिस वाज 9-6. 9-6 में ही एक और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. दैट इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग के वेल्ड का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए. तो अगर आपके पास दो मटेरियल वेल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो जो उनमें से थिकर मटेरियल होता है उसकी बेसिस पे वी डिसाइड कि एच कितना होना चाहिए. तो दिस वेल्ड साइज इज एक्चुअली एच. ठीक. आपके दो मटेरियल हैं, दोनों की डिफरेंट थिकनेसेस होंगी. थिकनेस ऑफ द थिकर मटेरियल उसकी रेंजेस यहाँ पे डिफाइंड है. तो फॉरगेट अबाउट दिस डैश लाइन. डैश लाइन से ये शो कर रही है कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड जिस कोड से उन्होंने उठाया दैट कोड वेंट टिल 3/4 इंचेस. तो इन्होंने डाटा कंप्लीट दिया हुआ है तो वील जस्ट यूज दिस. सही है. ग्रेटर देन दिस और लेस देन 4 इंचेस की बात हो रही है. ठीक है. तो आपके पास डिफरेंट रेंजेस है मटेरियल थिकनेसेस की. थिकर पार्ट की बात हो रही है. हर केस में आपके पास जिस भी रेंज में आप आएंगे आपके पास एक स्पेसिफाइड साइज है वेल्ड का. तो यू कैन फाइंड आउट कि आपके वेल्ड का क्या साइज होना चाहिए. सही है. यूजिंग अ थिकर पार्ट, बट वी नीड टू इंश्योर दिस थिंग इज वेल. सही. तो लेट्स अज्यूम अ केस. एक केस कंसीडर कर लेते हैं कि आप हाफ इंच के पार्ट को, ठीक है, एक क्वार्टर इंच के पार्ट के साथ जोड़ना चाह रहे हैं. ठीक है. 1.5 इंच के पार्ट को जोड़ रहे हैं क्वार्टर इंच के पार्ट के साथ. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थिकर पार्ट को देखेंगे. थिकर पार्ट हमारे पास किस रेंज में आ रहा है. थिकर पार्ट हमारे पास इस रेंज में आ रहा है.
इसके अगेंस्ट हमारे पास जो एच एप्लीकेबल है दैट इज 3/8 इंचेस, तो 3/8 इंचेस आ गया। बट दिस स्टेटमेंट सेज कि आपका जो भी एच है वो थिनर पार्ट की थिकनेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थिनर पार्ट की थिकनेस इज 1/4, तो 3/8 इज एक्चुअली 0.375 इंचेस और 1/4 इज 0.25 इंचेस। तो ये ज्यादा आ रहा है, तो हम एच को फिर लिमिट कर देते हैं टू द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। बेसिकली एक सिंपल सी चीज है, आप एच निकालें इस टेबल से थिकर पार्ट यूज करते हुए। अगर एच जो आ रहा है वो जो भी आपका जो थिनर वाला पार्ट है उसकी थिकनेस से कम आ रहा है तो यू आर सेफ, जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ एच। अदरवाइज आपका जो एच जो है वो थिनर पार्ट की थिकनेस के बराबर हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सही। और उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि लेट्स गो बैक एंड सी दिस डायग्राम। आपने लेट्स अज्यूम कि दिस इज द थिनर पार्ट, सही है। इसमें जो भी वेल्ड बन रहा है तो दिस ट्राइंगल, इसकी जो साइड्स हैं द साइड्स आर एच। तो अगर आपका एच थिनर पार्ट की थिकनेस से ज्यादा होगा तो दिस वेल्ड कैन नॉट एक्चुअली बी मेड प्रॉपर। तो आपका एच नीड्स टू बी एट लीस्ट द साइज, मतलब एट मैक्स द साइज ऑफ द थिनर पार्ट, या उससे कम होगा तो चल जाएगा बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ज्यादा होगा तो ट्राइंगल ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ट्राइंगल इससे बाहर अगर आने लग गया तो यू कांट एक्चुअली मेक दिस वेल्ड। तो वेल्ड का मैक्सिमम जो साइज है दैट इज एक्चुअली द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट। बस ये चीज का ख्याल रखें, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, लेट्स सी दैट न्यूमेरिकल। सेम केस जिसकी अभी हमने बात की है, सेम केस है। आपके पास दो प्लेट्स हैं, आपस में वेल्ड हुई है यूजिंग पैरेलल वेल्ड्स। इस केस में अगेन द shear stress formula that is applicable is F divided by 0.707 HL। इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें क्या दी हुई है, 1/2 इंच बाय 2 इंच की रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। इस तरीके से बुक रिप्रेजेंट करती है, एक्चुअली दिस इज 1/2 इंच और द हाइट इज 2 इंचेस, सही है ना। उन्होंने हमें बार का मटेरियल का ग्रेड भी बताया हुआ है, तो एक नंबर सिस्टम से आइडेंटिफाई किया हुआ है कि आपके पास 1015 स्टील है, इसकी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए होंगी। दे विल कम फ्रॉम टेबल A20। टेबल अभी अगली स्लाइड में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू सी दिस। स्टैटिक लोडिंग F is 16.5, fillet is 3/8 inches, so this is your H. Weld length is 2 inches long on both sides, so this is on one side, ठीक है। तो L is actually 4 inches on both sides. Electrode is E70XX, तो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ is 70 और shear strength हम निकाल सकते हैं टेबल से, सही है। What we are trying to do is we are trying to see क्या कि जो वेल्ड है whether it is safe और जो बेस मेटल है whether they are safe। तो जो ये वाला आपका अटैचमेंट है whether this is safe and whether the weld itself, जो ये ग्रे वाला पार्ट है this is the weld, whether this is safe। तो ये वाला काम है, ठीक है। तो they're saying use the welding code method which is this design chart। ये वाला जो डिजाइन चार्ट है this is the welding code method, सही। तो इसको यूज करते हुए we can check। काम बहुत आसान है एक्चुअली, हमें अपनी एक्चुअल अप्लाइड फोर्स पता है तो F is known to us, सही है। हमें H पता है, हमें इलेक्ट्रोड पता है। तो अगर हम डिजाइन चार्ट में आते हैं, अच्छा पहले हमारे पास टेबल A20 आ गया, सो आई फॉरगॉट अबाउट दिस। तो हमें चूंकि बेस मेटल भी चेक करना है तो उन्होंने हमें मटेरियल ग्रेड बताया 1015। तो 1015 मटेरियल जो है आपका, उसके लिए हमें उन्होंने प्रॉपर्टीज दी। इन्होंने मटेरियल को दो तरीके से स्पेसिफाई किया होता है, आइदर एसआई और AISI का ग्रेड बताया होता है, नंबर बताया होता है, या फिर यूनिवर्सल नंबर सिस्टम का नंबर बताया होता है। तो एनीथिंग यू नो यू कैन जस्ट कम हियर एंड यू कैन फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज। You do need to remember that these numbers do not represent exact specifications, rather they specify the minimum properties of these materials, सही है। तो
दो तरह की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई होती है हर मटेरियल के लिए। एक प्रॉपर्टी होती है उसकी हॉट रोल्ड की प्रॉपर्टी और एक कोल्ड ड्रॉन की प्रॉपर्टी। हॉट रोल्ड की प्रॉपर्टी भी होती है कि आप प्लेट बना रहे हैं तो आप टेम्परेचर को राइज करके प्लेट बनाते हैं, प्लेट फॉर्म कर रहे हैं। तो जब वो हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं तो मटेरियल सॉफ्ट रहता है, ठीक है। और once it comes back to its original रूम टेम्परेचर तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वापस वही हो जाती है जो कि इनिशियली हाई टेम्परेचर पे काम करने से मटेरियल की कोल्ड वर्किंग नहीं होती, तो मटेरियल की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती। अगर आप रूम टेम्परेचर पे मटेरियल को ड्रॉ कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक प्लास्टिसिटी का कर्व आपको बना के दिखाऊं तो दिस इज योर स्ट्रेन स्ट्रेस, आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आपके पास देयर इज गोइंग टू बी सम यील्ड स्ट्रेंथ हियर, सही है। आपने इनिशियली मटेरियल को लोड किया, आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ आई, आपने यील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस कर दिया, आपने मटेरियल को यहाँ तक लोड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने सिस्टम को अनलोड किया तो सिस्टम कम, ये दोनों सिस्टम जब अनलोड होते हैं तो इलास्टिसिटी वाली लाइन को फॉलो करता है। तो दिस मच इज एक्चुअली द प्लास्टिक स्ट्रेन इन द मटेरियल। बाकी जो बचा हुआ था दिस वाज द इलास्टिक स्ट्रेन, सही है। तो इलास्टिक स्ट्रेन रिकवर हो गया, प्लास्टिक स्ट्रेन रिकवर नहीं है, एंड दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉट नीडेड। नेक्स्ट टाइम जब मटेरियल लोड होगा तो द मटेरियल इज एक्चुअली हियर, द नेक्स्ट टाइम यू लोड द मटेरियल इट इज गोइंग टू लोड अप टू दिस पॉइंट बिफोर इट प्लास्टिकली डिफॉर्म्स, ठीक है ना। तो यहां तक लोड होने का मतलब ये है कि द न्यू यील्ड स्ट्रेंथ इज नाउ मोर देन द इनिशियल यील्ड स्ट्रेंथ, सही है। तो दिस इज नोन एज वर्क हार्डनिंग या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग, कि आपने उस पर कोल्ड वर्किंग की है, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। यहाँ ये चीज यहाँ पे शोन भी है कि कोल्ड ड्रॉन की प्रॉपर्टीज जो है वो एक्चुअली हॉट रोल्ड से ज्यादा है, सही। बट व्हेन यू आर कंसिडरिंग अ वेल्ड, क्योंकि वेल्ड बहुत हॉट होता है तो उसके पीछे जो भी बेस प्लेट है इन द विसिनिटी ऑफ द वेल्ड आपके मटेरियल बेस मटेरियल का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, सही है। तो इस रीजन में आप हॉट रोल की प्रॉपर्टीज ही यूज करते हैं। तो जब भी हम मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ वगैरह हमें यूज करनी होगी इन द विसिनिटी ऑफ द वेल्ड, तो वी आर गोइंग टू यूज द हॉट रोल प्रॉपर्टीज, सही है। इवन अगर स्पेसिफाई किया हुआ है कोल्ड ड्रॉन, आप उसकी जब भी मैं फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहूँ यहाँ पे कितनी शेयरिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वेल्ड, तो मैं हॉट रोल की प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, कोल्ड ड्रॉन वाली प्रॉपर्टीज नहीं यूज करूंगा, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस। आगे चलते हैं, दिस इज अवर डिजाइन चार्ट। उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ था कि E70XX है, आपके पास H जो है 3/8 है। मैंने बाकी सारे H रिमूव कर दिए, सिर्फ अपना करेक्ट वाली वैल्यू लिखी थी। इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट द अलाउबल स्ट्रेस इज allowable force per unit length is 5.57 kilopounds per inch. Total length was 4 inches, ठीक है। Total length was 4 inches. This was force per unit length. 4 multiplied by 5.57 turns out to be 22.3 kilopounds, which is more than what is actually applied. So the weld material is safe. बहुत सिंपल सा काम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डायरेक्टली हमें पता चल गया कि वेल्ड मटेरियल सेफ है कि नहीं है यूजिंग दिस मेथड। अगर हमें ये नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, अगर हम ये डिजाइन कोड वाले मेथड नहीं यूज करते, दिस व्हाट आई एम अबाउट टू डू नाउ इज नॉट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इन द बुक, एग्जांपल का सॉल्यूशन नहीं, बट वी वांट टू एक्चुअली सी अगर हम स्ट्रेस से करना चाह रहे हैं तो क्या होता है। अगर हम स्ट्रेस से करना चाह रहे होते हैं तो हम पहले मटेरियल का स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला वट एवर फॉर्मूला वाज अवेलेबल एप्लीकेबल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। एच हमें पता था, एल हमें पता था, फोर्स हमें पता थी, वी कुड फाइंड आउट अवर टाउ। टेबल 9-4 में फिलेट वेल्ड के लिए शेयर के अंदर परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है 0.3 टाइम्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोड इज E70 व्हिच मींस उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 70 किलो psi. Multiply this by 0.3, you get a allowable stress of 21 kilo psi. Since the actual stress is less than the allowable stress, you are still safe. तो हमने स्ट्रेस से करके देखा, ये पार्ट बुक में नहीं हुआ था, बट जस्ट टू कंफर्म के हम स्ट्रेस से भी सेम काम करके देख सकते हैं। तो हमने अपने एक्चुअल स्ट्रेस को अलाउबल स्ट्रेस जो कि हमने अगेन एक टेबल से निकाला था उससे कंपेयर करा के देख लिया, इट इज स्टिल सेफ। फोर्स से कर रहा था तब भी सही आया,
और जब हमने स्ट्रेस से करा था तब भी सही आया, ठीक है। अब इसके साथ दे ऑल्सो आस्क्ड अस कि चेक करें कि आपका अटैचमेंट जो है, ये है प्लेट जो है आपकी, बार जो है, ये सेफ है कि नहीं है। तो बार में किस टाइप की लोडिंग हो रही है? बार में इन जनरल तो एक फोर्स अप्लाई हुई है टेंशन में, तो ये पूरी बार टेंशन में है। तो वी नीड टू चेक द बार इन टेंशन कि वेदर टेंशन में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है। वी नीड टू चेक व्हाट इज गोइंग ऑन इन द विसिनिटी ऑफ द वेल्ड एज वेल। सही है, तो वेल्ड के करीब करीब क्या हो रहा है वो भी हमें देखना है। तो अगर हम बार के ऊपर आ जाए तो लुक एट द फिगर फर्स्ट। एक तरफ का जो वेल्ड है वो आधी फोर्स पे कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स लिख दिया है। वेल्ड का साइज इज h, वेल्ड की लेंथ इज l, एक साइड की लेंथ है तो इसको L1 कह दें या L कह दें, ठीक है। What is going to happen to the material which is welded to through this weld? जो वेल्ड के साथ पर मटेरियल उसमें क्या हो रहा है, उसका जो एरिया है, दिस इज द शेडेड एरिया हेयर, सही है, और उसकी फोर्स जो है दैट इज F/2। द शेडेड एरिया एंड द फोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसमें शेयरिंग हो रही होगी, सही है ना। तो वी कैन फाइंड आउट अ shear stress in the vicinity of the weld for the base material। और shear stress कितना निकलेगा? Force divided by the area, force is F/2 and this thing is 3/8, length is 2, तो F/2 divided by 3/8 multiplied by 2, L is 2 for one side, ठीक है ना, तो एक साइड पे L2 है, तो the shear stress comes out to be 11 kilo psi, ठीक है। अलाउबल स्ट्रेस कैसे निकलेगा? सेम टेबल है 9-4, इसने शेयर के अंदर एक यहाँ पे इन्होंने नोट लिखा हुआ है। नोट ये कह रहा है कि जब आप बेस मेटेरियल की बात कर रहे हैं तो शेयर स्ट्रेस को आपने कंपेयर करना है 0.4 टाइम्स यील्ड स्ट्रेंथ। तो अब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मटेरियल, तो बेस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहाँ पे है? बेस मटेरियल की स्ट्रेंथ यहाँ पे है। तो 1015 के हॉट रोल्ड की प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द विसिनिटी ऑफ द वेल्ड। yield strength is 27.5 किलो psi, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, तो 27.5 किलो psi, ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 27.5 is 11 किलो psi, तो this turns out to be 11 is actually equal to 11, तो it is not more than that, तो it is safe। सही है, बिल्कुल अलाउबल की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, तो this is safe। If it was more than this, then it would have been a problem for us, right? But right now it is safe। सेम बेस मटेरियल को हमने, जो सेम हमारा मटेरियल है ये वाला प्लेट, इसको मैं टेंशन में भी चेक करूँ, तो अगर मैं इसको टेंशन में लेके जा रहा हूँ तो टेंशन में इसका फोर्स 16.5 है, एरिया कितना है 2 इंच मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंच, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विल गिव मी द टेंसाइल स्ट्रेस इन दिस प्लेट। सही है, तो फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास टेंशन के अंदर आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस इज 0.6 टाइम्स द यील्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए इसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, वो जो होती है कि आप, हमने यील्ड स्ट्रेंथ के लिए भी, यील्ड के लिए भी सॉरी शेयर के लिए भी सेम टेबल यूज किया था, टेंशन के लिए भी सेम टेबल यूज कर रहे हैं, वेल्ड के लिए भी सेम टेबल यूज किया था, बेस प्लेट के लिए भी सेम टेबल यूज कर रहे हैं। दिस टेबल इज एप्लीकेबल टू ऑल केसेस। सही है, पेलेट के लिए वी नीड टू कंसिडर द टाइप ऑफ द वेल्ड, बेस मटेरियल के लिए वी जस्ट नीड टू कंसिडर द टाइप ऑफ द लोड। तो ऑल्दो फिलेट वेल्ड है, टेंशन के अगेंस्ट इधर बट वेल्ड लिखा हुआ है, बट वी इग्नोर दिस थिंग व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द बट द बेस मटेरियल, ठीक है। जब हम अपने पार्ट्स की बात करें वी इग्नोर द टाइप ऑफ द वेल्ड, वी जस्ट सी द लोडिंग इज इन टेंशन। तो टेंशन के लिए द परमिसिबल स्ट्रेस इज 0.6 टाइम्स SY अगेन अपेंडिक्स वाले टेबल से आया हुआ है 27.5, 0.6 multiplied by 27 points is 16.5 and the tensile stress is F divided by the cross sectional area which is also 16.5। again इस particular case में same निकल के आ रहा है, since it is not more
this thing is safe, right? So this is where we stop in this. Yeah. अगली क्लास में हम और देखेंगे चीजें, ठीक है, एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, उसके साथ में वी ट्राई टू डू सम एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम एज वेल। अभी इस चीज में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। सलाम सर। सर मुझे इस चैप्टर से तो रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे क्वेरी थी मेरी कि मेरे क्विज के मार्क्स वो जो नंबर है वो अभी तक अपलोड नहीं हुए और उसके अंदर स्टेटस सबमिटेड का जो स्टेटस है वो भी नहीं आ रहा है मेरा। हाँ नहीं आ रहा ना, आपने सबमिटेड का बटन नहीं दबाया था सर, पर मैंने क्विज अटेम्प्ट किया था और हाँ, मेरे पास तो दोनों क्विज की पीडीएफ वगैरह मैंने अपलोड भी की थी। बिल्कुल आ रही है अब नंबर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। नंबर अपलोड इस तरह होंगे कि अभी तो बाकियों को मैंने जो किया उनके क्विज में पूरे कमेंट्स के साथ नंबर आए। जिसने क्विज सबमिट नहीं किया था ना, उसके केस में मैं कमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं कर सकता, बट इन द ग्रेड्स जहाँ पे आप ग्रेड्स देखते हैं ना, वहां पे आई कैन ओवरराइड द मार्क्स, ठीक है। तो वहां पे आई एम गोइंग टू इंसर्ट योर मार्क्स। सो आज इंशाल्लाह आप लोगों की जिसके भी नंबर नहीं डले हुए उसके नंबर वहां पे डल जाएंगे, बट फॉर यू वोंट बी एबल टू सी द कमेंट्स, बट आपको ग्रेड्स में अपने नंबर पता चल जाएगा। चलिए सही है सर, बस यही ठीक सही है। शुक्रिया सर, आज पता चल जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? टाइम खत्म होगा जैसे वी एंड द लेक्चर, उससे पहले अगर कुछ रह गया तो पूछो जी। सर क्विज के क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द जॉइंट। सर जी सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने क्विज में क्वेश्चन नंबर 1 में एक वो लास्ट में क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोड द जॉइंट कैन बेयर, तो उसमें क्या करना था आपको? मैं खोल देता हूँ, वो किसी ने भी नहीं किया यार वो तो। लेट मी ओपन माय स्लाइड्स उस चैप्टर की और फिर मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ओके, हमने कहा था कि क्वेश्चन में स्टेटेड था कि ये बताएं कि मैक्सिमम कितना लोड बेयर हो सकता है कि यील्डिंग में नहीं हो और जॉइंट सेपरेट भी ना हो। दैट वाज द क्वेश्चन, सही? तो अभी अब हम इसको जो है ना, लेट मी ओपन द स्लाइड एंड लेट मी शो यू व्हाट आई नीड टू। तो अब इस केस में देखें, आपका 3 फैक्टर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एक फैक्टर है यील्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ लोड की, जो हमने जब लेक्चर भी दे रहे थे हम ये बात कर रहे हैं, जब भी हमें लोड को चेक करना है, लोड कितना है, तो हम लोड फैक्टर को डिस्कस करते हैं। तो अगर यील्डिंग बिकॉज ऑफ लोड की बात हो रही है तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो एक पार्ट तो हो गया कि हमें जब भी हम लोड की वजह से जब यील्डिंग चेक करना चाह रहे होंगे तो हम लोड फैक्टर को चेक करें, बिकॉज इसके अंदर देखें तो इसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ भी आ रही है, प्रूफ स्ट्रेंथ भी आ रही है, और उसके साथ में आपके पास हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि हम पी के अगेंस्ट चेक करना चाह रहे हैं, एफ आई का रोल उसमें नहीं आता, ठीक है। तो हम जो फैक्टर चेक कर रहे हैं वो पी के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो इस केस में, और दूसरा जॉइंट सेपरेशन फैक्टर इज स्टिल देयर। हम कह रहे थे मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आपके पास आपका जो ये फैक्टर है 1 हो जाए, सही है। 1 जब ये फैक्टर होगा ना, ये दोनों फैक्टर्स जब ये 1 होंगे, उस पर यू विल बी एट द एग्जैक्ट पॉइंट जिसके आगे इस वाले लोड फैक्टर के केस में अगर ये NL जो है 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी मोर देन द शीयर स्ट्रेंथ। तो आपको P अननोन है, ठीक है। तो मैंने करना ये था कि मुझे NL को 1 रखना था, तो क्या मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम को देखें कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 की बात हो रही है। मैक्सिमम ये है कि बस मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 पे पहुंच गया हूं, इससे ज्यादा अगर मैं लोड बढ़ाऊंगा तो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से कम हो जाएगा। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें सोचना था। तो आप NL को अगर 1 रखते तो यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट P। तो आप NL को 1 रखें और P निकाल लें। इस केस में आप
एन नॉट को 1 रखें और पी निकाल लें, ठीक है। तो मैंने सॉल्व पता है कैसे किए थे पूरी चीज को, मैंने तुम लोगों को दिखा मैं सॉल्व क्या किया था। मैंने किया ये था, मैंने पूरी चीज को मैटलैब के अंदर डाल दिया था। तो मुझे अपने आंसर्स पे आई एम 100% श्योर दैट करेक्ट, बिकॉज मैंने सारी चीज को ना न्यूमेरिकली खुद से नहीं सॉल्व किया, सारी चीज 10 सारे पैरामीटर्स डाले हुए, ठीक है। सारी अच्छा, इस पूरे सवाल में देयर वाज नथिंग मेजर गोइंग ऑन, सिवा वो जो लास्ट पार्ट में थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीज थी, उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल चीज कोई नहीं थी, डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला से। कुछ लोगों ने मसला किया यूनिट कन्वर्जन में, कुछ लोगों ने वैल्यूज सही नहीं डाली, कुछ गड़बड़ की थी, बट इन रियलिटी द मेथड वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपने क्या किया हुआ है, आपने एडी निकाला हुआ है, आपने केबी निकाला हुआ है, केएम निकाला हुआ है, सी निकाला हुआ है, उसके साथ आपने ऊपर क्या निकाला हुआ है, आपने यील्ड, आपने वो प्रीलोड निकाला हुआ है, ठीक है। ये तो तकरीबन सबने ही निकाल लिया था। उसके बाद फिर आपने एनपी, एनएल और एन नॉट निकाल ली। आपको सी भी पता है, आपको अपना पी भी पता है, आपको एफआई भी पता है, आपको सब कुछ पता है, आप तीनों निकाल लें। मैक्सिमम फोर्स जो निकाली है ना, उसमें देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा है आपके पास दो तरीके से मैक्सिमम फोर्स निकल के आएगी। आपके पास लोड फैक्टर से भी मैक्सिमम फोर्स निकल के आएगी और जॉइंट सेपरेशन फैक्टर से भी फोर्स निकल के आएगी। तो इन दोनों में से जो ज्यादा वाली है ना, वो नहीं चाहिए हमें, जो छोटी वाली है वो चाहिए। बिकॉज जो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से कि पहले वाले केस से फोर्स निकल के आ रही है 50 किलो पीएसआई और दूसरे वाले से निकल के आ रही है 40 किलो पीएसआई, तो अगर मैं दूसरे केस में 50 अप्लाई कर दूंगा तो दिस इज गोइंग टू सेपरेट द जॉइंट, बट अगर मैं पहले केस में 40 अप्लाई करूंगा तो दैट इज स्टिल गोइंग टू बी सेफ। तो मुझे दिस पार्ट वाज एक्चुअली ट्रिकी, आई एग्री। तो आपने दोनों मेथड से n इक्वल्स टू 1 रख के फोर्स निकालनी थी और उनमें से छोटी वाली फोर्स को कंसिडर करना। तो यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन लगा हुआ है, मैंने देखा इसमें ये सेम फॉर्मूला है। तो फॉर एग्जांपल एफ आई अपॉन 1 माइनस सी का क्या मतलब है, मैंने n को 1 रख दिया और p को मैं उधर ले गया, तो एफ आई अपॉन 1 माइनस सी इज द मैक्सिमम फोर्स दैट इज अलाउड इन दिस केस, सही है। और इससे मुझे एक्चुअली हर केस के लिए सारे सॉल्यूशन निकल के आ गए। तो तुम्हें इन बेसिस पे आप लोगों को चेक कर रहा था, ठीक है। मेरे पास पहले केस के भी सारे सॉल्यूशन अवेलेबल थे और सारे स्टेप्स के, और दूसरे वाले क्वेश्चन के भी सारे स्टेप्स के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल थे। तो बेस्ड ऑन दिस आई वाज चेकिंग, ठीक है। कमेंट्स जो है वो क्विज के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। नंबर तो ग्रेड्स में भी पता चल जाएंगे, बट इफ यू ओपन योर क्विज, दोनों क्वेश्चन के अंदर कहाँ पे आपके नंबर कटे हैं, क्यों कटे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैंने, इसीलिए मुझे टाइम ज्यादा लगा कि मैंने खाली नंबर नहीं लगाया, मैंने पूरी चीज लिखी है, ताकि क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ना आप लोगों को कन्वे करने का, सही। तो इसमें कमेंट आया था, इस वजह से मैंने आपसे पूछ लिया। थैंक यू सर। चलो ओके मैम, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।